नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 57th डे है और आज का जो टॉपिक है ये हमारे लिए नया है, स्टेट लेजिस्लेचर। और ये टॉपिक पार्लियामेंट के बाद करने का रीजन है कि बहुत सारी सिमिलैरिटी है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में और थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो स्टेट लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट के बाद करने का यही रीजन है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। और आज के जो टॉपिक्स होंगे यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में हम क्या क्या आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं आज। तो पहला होगा आर्टिकल 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। दूसरा 169 जिसमें एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम अपर हाउस ऑफ स्टेट्स कहते हैं, विधान परिषद। आर्टिकल 170 जिसमें कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। 171 कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। 173 क्वालिफिकेशन क्या होगा आपका एज अ मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और 174 आर्टिकल करेंगे जिसमें सेशंस होगा स्टेट लेजिस्लेचर का, जिसमें प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइनेड है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे पार्लियामेंट हमने देखा, पार्ट 5 में था जिसको हम यूनियन कहते थे, वैसे ही पार्ट 6 में जो है आपका स्टेट है। इसमें गवर्नर हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है। तो आर्टिकल 168 यानी कि 168 से 212 के बीच में जो है आपका क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर का ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, जो भी ऑफिसर्स हैं यानी स्पीकर जैसे हमने देखा था लोकसभा में, वैसे ही आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर होते हैं। चेयरमैन देखा था राज्यसभा में। तो जिस भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे चेयरमैन देखने को मिलेगा। क्या प्रोसीजर्स, क्या प्रिविलेज दिए जाएंगे, क्या पावर्स होंगे, ये सारी चीजों को देखा जाएगा। तो बहुत सारी सिमिलैरिटी होगी पार्लियामेंट से रिलेटेड और कुछ डिफरेंसेस होंगे जो कि हम यहां करने वाले हैं। आर्टिकल 168 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स। तो क्या यूनिफॉर्मिटी है, यानी कि जो 28 स्टेट्स हैं हमारे एट प्रेजेंट 2026 में, तो वहां पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट लेजिस्लेचर का, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब एक मत्ता नहीं है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे प्रिसाइजली 22 ऐसे स्टेट हैं जहां पे हमारा यूनिकैमरल सिस्टम है और 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे बाइकैमरल है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 22 स्टेट याद करो आप यूनिकैमरल है, 6 ऐसे स्टेट याद कर लो जहां पे बाइकैमरल है। तो 6 स्टेट कौन कौन से हैं? तो देखो आपके अपने ट्रिक्स भी हो सकते हैं, बट एक तो होता है मैप के थ्रू याद कर लो आप। यूपी है एंड बिहार है, उसके बाद है आपको महाराष्ट्र और कर्नाटका, और उसके बाद है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पे आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव स्टेट के साथ साथ। तो कैसे भी याद कर सकते हो, आपकी ट्रिक है बुआ, केटीएम या फिर अब्बू केटीएम। तो एम फॉर महाराष्ट्र, टी फॉर तेलंगाना, के फॉर कर्नाटका, ए फॉर आंध्र प्रदेश, यू फॉर यूपी, बी फॉर बिहार। रीजन है ये बताने का कि पूछा जाता है आपका कि कौन सा स्टेट जो है जहां पे बाई कैमरल नहीं है, ऐसा पूछा जाता है सवाल। तो यहां पे आप मैप के थ्रू देख सकते हो। ये जो मैप है आपका आंध्र प्रदेश का, ये है एपी, ये है तेलंगाना, यहां पे ये कर्नाटका है केएन, और ये महाराष्ट्र है। तो 4 स्टेट हो गए यहाँ पे आपको, और यहाँ पे ये बिहार और ये यूपी, यानी कि 6 स्टेट्स है जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है एट प्रेजेंट 2026 में जनवरी। तो हमारा लेजिस्लेचर इन स्टेट्स है, तो हमने देखा एक होगा यूनिकैमरल, और दूसरा क्या हो सकता है, बाई कैमरल। तो जहां यूनिकैमरल यानी कि ये जो 22 स्टेट हैं, 22 स्टेट्स हैं जहां यूनिकैमरल है, वहां पे क्या क्या होगा, एक तो गवर्नर होगा और आपको लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। बट बाई कैमरल में क्या होगा, यहां भी गवर्नर होंगे, यहां भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगा,
साथ ही साथ यहाँ पे बाइकैमरल में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। जहां पे बाइकैमरल है वहां पे गवर्नर भी होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा, साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। यानी कि 6 स्टेट्स हैं, बिहार, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और एपी। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो बाइकैमरल का कॉन्सेप्ट यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इसको हम क्या कहते हैं? विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद यानी कि अपर हाउस या फिर सेकंड चैम्बर। दूसरी तरफ जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको क्या क्या कहते हैं? विधानसभा। लोअर हाउस। फर्स्ट चैम्बर, जिसको सेकंड कहते हैं तो इसको फर्स्ट चैम्बर कहते हैं। इनफैक्ट इसको हम पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। हाउस ऑफ एल्डर्स, क्योंकि यहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए आपको एज चाहिए होता है मिनिमम 30, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए एज चाहिए होता है 25। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है याद रखना है आपको। अब है आर्टिकल 169। 169 में है एबोलिशन और क्रिएशन। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। एबोलिशन मतलब कि जहां पे बिहार, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ऐसे स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसको एबोलिश किया जा सकता है। या फिर ये जो 22 स्टेट है वहां पे पार्लियामेंट को ये भी पावर दिया जाता है, वहां पे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्राइटेरिया है एबोलिश करने का और क्रिएशन करने का। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थ्रू आर्टिकल 169। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट कैन एबोलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पे है और क्रिएटेड जहां पे नहीं है, इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट पासस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। अगर मान लीजिए कोई किसी भी स्टेट में क्रिएट करना हो, सपोज दैट एमपी में क्रिएट करना हो, तो एमपी जो है कोई रेजोल्यूशन पास करती है कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अपने राज्य में क्रिएट करना है, तो पार्लियामेंट उस मैटर में हस्तक्षेप करके वहां पे क्रिएट कर सकती है। क्या पार्लियामेंट बाध्य है? बाध्य नहीं है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है। एमपी का एग्जांपल लेते हैं। एमपी में क्रिएट करना है, मध्य प्रदेश से कोई भी रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन मध्य प्रदेश मस्ट बी पास्ड बाय द स्टेट असेंबली बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ, मैं पहले ही बताया हूं, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी चाहिए होगी। जैसे एमपी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी है? 230 है, 230। तो टोटल मेंबरशिप ऑफ मेजोरिटी कितनी होगी? 230 का आधा प्लस 1 यानी कि 116। यहां पे 116 लोगों की मेजोरिटी मिनिमम आपको चाहिए होगा। पहला क्राइटेरिया ये होता है। और दूसरा स्पेशल मेजोरिटी का, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मिनिमम आपको 116 चाहिए होगा। सपोज दैट 230 की जगह किसी दिन 200 लोग प्रेजेंट है, तो 200 का 2/3 जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के बाद पहुंचती है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को कौन सी मेजोरिटी चाहिए होगी? तो पार्लियामेंट के पास ऑर्डिनरी मेजोरिटी यानी कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगा, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। तो एमपी को क्रिएट करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमपी जो है 169 आर्टिकल के मदद से जो है एक रेजोल्यूशन पास करेंगे स्पेशल मेजोरिटी, और इस स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के बाद ये पार्लियामेंट के पास पहुंचेगा, और पार्लियामेंट जो है सिंपल मेजोरिटी की मदद से एमपी में जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर सकता है। ठीक, ये ध्यान रखें। आर्टिकल 170 में कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां पे बोला गया है लेजिस्लेटिव असेंबली कि जो भी डायरेक्टली इलेक्टेड है,
बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि जो भी लोग 18+ हैं वो वोट कर सकते हैं। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स किया गया है किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का वो रखा गया है 500 और मिनिमम रखा गया 60। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है आप 500 तक जा सकते हो और मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो रखा गया है 60, ये भी ध्यान रखिएगा। और अभी जो मैक्सिमम है वो 403 जो है वो मैक्सिमम है यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का। तो डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन और साइज ऑफ द स्टेट जो स्ट्रेंथ है असेंबली की वो वेरी करेगी 500 से 60 के बीच में। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया और गोवा हो गया। यहाँ पे मिनिमम नंबर जो है फिक्स किया गया है 30, क्योंकि पॉपुलेशन उतना नहीं है इन सारे स्टेट में। जबकि मिजोरम और नागालैंड में फिक्स किया गया मिजोरम का 40 और नागालैंड का 46 मिनिमम। और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जहां पे सिक्किम और नागालैंड में आपको वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये 30 वाला आपको याद रखना है। गैस, जी फॉर गोवा, एस फॉर सिक्किम और ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, जहां पे मिनिमम स्ट्रेंथ रखा गया है लेजिस्लेटिव असेंबली का 30 और 40 रखा गया है मिजोरम का, नागालैंड का 46। एक अमेंडमेंट आता है 2020 में जिसको कहते हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे जो एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था नॉमिनेट करने का, जैसे लोकसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे 2 मेंबर को, वैसे ही था कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे गवर्नर जो है एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकते थे फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इस प्रोविजन को क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। यानी कि अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से किसी भी पर्सन का नॉमिनेशन नहीं होता है, नीदर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नॉर इन लोकसभा। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है हमारा, वोटिंग होता है, जो वोटिंग आप करते हो, आप और हम करते हैं, तो सारे स्टेट्स को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है। और इन सब के कुछ क्राइटेरिया हैं, क्यों, कैसे। द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन of each constituency and the number of seats allotted to it is the same throughout the state। मतलब क्या क्या आधार रखा गया कि पॉपुलेशन जो है मेन क्राइटेरिया है, उस आधार पे हम सीट एलोकेट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें ये भी प्रोविजन डाला गया कि हर सेंसस के बाद जो है रीएडजस्टमेंट किया जा सकता है, और ये पावर किसको दिया जाता है, पार्लियामेंट को दिया जाता है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हर सेंसस के बाद रीएडजस्ट कर सकता है सीट, नंबर ऑफ सीट्स। The Parliament is empowered to determine the authority and the manner in which it is to be made। और अकॉर्डिंगली इसी के तहत पार्लियामेंट जो है 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट लेकर आता है। कब कब? 1951 सेंसस के बाद लेकर आता है 52 में, 1961 के सेंसस के बाद लेकर आता है 62 में, 1971 के सेंसस के बाद लेकर आता है 72 में, और फिर 2001 सेंसस के बाद लेकर आता है 2002 में। अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसको पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है या फिर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आखिर इतना गैप क्यों होता है 1972 के बाद 2002 में? तो पॉपुलेशन जो है बहुत सारे स्टेट्स का एकदम से बढ़ रहा था, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए एक कानून लेकर आती है इंदिरा गांधी की सरकार। कब? द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 हैड फ्रोजन, ध्यान रखिएगा, फ्रोजन टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड द डिवीजन ऑफ सच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी टिल द ईयर 2000 एट द 1971 लेवल। इन्होंने कहा कि 1971 का जो सेंसस है उसी को आधार मानेंगे 2000 तक, सन 2000 तक, और इसको फ्रोज कर दिया, मतलब जो भी सीट एलोकेट हो गया है वही रहेगा। बाद में फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2001 में इसी को, जो 1971 सेंसस का प्रोविजन था, उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक। तो इस साल अगर कुछ चेंज किया जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो चलता रहेगा जो चल रहा है। संविधान में सीट्स को रिजर्व भी किया गया है। जो भी शेड्यूल्ड कास्ट के पॉपुलेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पॉपुलेशन है, उनको बोला गया है कि आपके पॉपुलेशन के आधार पे आपको भी सीट एलोकेट किया जाएगा, मतलब रिजर्व किया जाएगा आपके लिए। ओरिजिनली ये जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो 1960 तक चलना था, यानी कि 10 साल के लिए था, बट फर्दर अमेंडमेंट कर करके उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 10 ईयर्स ईच ए टाइम। तो 104 जिसमें हमने एबोलिशन देखा था एंग्लो इंडियन का, इसी अमेंडमेंट के तहत 2020 में जो है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको एक्सटेंड कर दिया गया है अंटिल 2030। तो 2030 तक जो है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अभी चलता रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और अमेंडमेंट कौन सा है? 104।
और ये कब आया था? 2020 में। आर्टिकल 171, आर्टिकल 171 में है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी हमने देखा कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी थी? 500 और मिनिमम 60। बट 3 ऐसे स्टेट थे गैस जहां पे 30 रखा गया था, और मिजोरम का 40 और नागालैंड का 46 ये भी रखा गया था। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब जो है जिस भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि 6 स्टेट हमने देखा था कौन कौन से हैं? बिहार, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट है, तो इनका कंपोजिशन क्या होगा? यहाँ पे सिंपल बात आपको ध्यान रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। पहली बात ये ध्यान रखोगे आप। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है काउंसिल का, उसको फिक्स किया गया है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, एंड मिनिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड एट 40। तो 1/3 जो भी टोटल स्ट्रेंथ होगा असेंबली का, उसका होगा 1/3, और मिनिमम रखा गया 40। फॉर एग्जाम्पल 243 सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में बिहार का, और वहीं पे आप लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट देखोगे तो 75 सीट है। और ये जो एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है काउंसिल का, वो कितना है, क्या करना है, ये सारी चीजें पावर जो है किसको दिया गया? पार्लियामेंट को दिया गया फिक्स करने का। सुपर इंपॉर्टेंट मैनर ऑफ इलेक्शन जो है आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार का एग्जांपल लेते हैं हम 75, ठीक है, 75 सीट्स है वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इलेक्शन कैसे होता है, यानी कि उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट कैसे करते हो? कुछ तो क्राइटेरिया होगा। तो 1/12 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट। ये मत याद रखो, 1/12 जो है उसको कौन इलेक्ट करता है? ग्रेजुएट्स। 1/12 को कौन इलेक्ट करता है? टीचर्स, सेकेंडरी स्कूल से नीचे नहीं होने चाहिए, ठीक है। 1/12 ग्रेजुएट, 1/12 टीचर। उसके बाद जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 1/3 को इलेक्ट करेंगे। 1/3 को जो है मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडी, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह वगैरह ये सारी चीज आके वो इलेक्ट करेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग है उसको नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। यानी कि आप देखोगे कि 5/6 जो है उसको इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली, इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और बाकी रिमेनिंग जो है 1/6 उसको कौन? गवर्नर जो है नॉमिनेट करते हैं। और उसके भी क्राइटेरिया है, नॉमिनेटेड फ्रॉम द पर्सन हु हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। तो 5/6 इलेक्टेड होते हैं जो कि इनडायरेक्टली मेथड से, और 1/6 जो है नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। 5/6 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर indirectly elected and 1/6 are nominated by the governor। और मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होता है? मैनर ऑफ इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो देखा था हमने, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो भी गवर्नर का ये नॉमिनेशन है 5/6 के बाद 1/6 पर्सन को जो नॉमिनेट करते हैं गवर्नर, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को आपने क्यों नॉमिनेट कर दिया। तो ऐसा नहीं, ठीक है। दिस स्कीम ऑफ कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेंटेटिव एंड नॉट फाइनल। मतलब ये जो 1/12 है, 1/12 है, 1/3 है, ये टेंटेटिव है, फाइनल नहीं है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसको मॉडिफाई कर सकता है, रिप्लेस भी कर सकता है, बट पार्लियामेंट अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है, ये भी ध्यान रखिएगा। 172 में है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे लोकसभा आपका कंटिन्यूइंग चैम्बर था, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली जो है क्या है? कंटिन्यूइंग चैम्बर है। मतलब कि नॉर्मल टर्म्स कितना होता है? 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन। और ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन कब हो जाता है? जब 5 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा असेंबली। लेकिन गवर्नर के पास पावर है, गवर्नर के पास पावर है कि उसको डिसॉल्व कर सकता है किसी भी टाइम पे, दो वो बिना एडवाइस के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर होंगे उनके एडवाइस के बिना जो है डिसॉल्व नहीं करेंगे। बट गवर्नर को ये पावर दिया गया है संविधान की मदद से कि आप किसी भी टाइम पे बिना 5 ईयर कंप्लीट हुए हुए आप जो है डिसॉल्व कर सकते हो स्टेट लेजिस्लेचर को, एंड उसके बाद फिर आपको फ्रेश इलेक्शन कराना होता है। फर्दर ये भी कहा गया है द टर्म ऑफ द असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जैसे 5th लोकसभा जो था उसका एक्सटेंड हुआ था टर्म ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी बाय ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year एट ए टाइम
फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। एक एक साल जो है की ड्यूरेशन में आप बढ़ा सकते हो कभी तक, 5 साल 10 साल बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। However, this extension cannot continue, ये ध्यान रखिएगा, beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate. Suppose that emergency आपने लगाया, 3 साल चला, 4 साल चला, आपने हर 1 साल के ड्यूरेशन में बढ़ाते गए, तो इमरजेंसी खत्म होने के बाद जो है आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि उसके अंदर फिर आप इलेक्शन करा लो, क्योंकि 6 महीने के बाद आपको फिर वो डिसॉल्व हो जाएगा। This means that the assembly should be re-elected within 6 months after the revocation of emergency. सॉरी, यहाँ पे मैंने कंटिन्यूइंग चैम्बर बोला था। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है नॉट ए कंटिन्यूइंग चैम्बर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है नॉट ए कंटिन्यूइंग चैम्बर। तो जैसे हमारा राज्यसभा था वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है स्टेट में, तो ये क्या है, कंटिन्यूइंग चैम्बर है, मतलब कि इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। डिसॉल्व सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को किया जा सकता है। लोकसभा को डिसॉल्व कौन करेगा, प्रेसिडेंट, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को गवर्नर। यानी कि ये परमानेंट बॉडी है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। लेकिन इसके 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर। एक मेंबर की ड्यूरेशन कितनी होती है काउंसिल में, 6 ईयर्स की होती है। और जो रिटायरिंग मेंबर्स है दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे गवर्नर जो है उनको नॉमिनेट कर सकते हैं या फिर वो इनडायरेक्टली री इलेक्ट हो सकते हैं कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स में। क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है कि अगर आप मेंबर बनना चाहते हो स्टेट लेजिस्लेचर का, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होने। तो संविधान ने कहा है, पहली बात, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ, इलेक्शन कमीशन जो भी पर्सन को ऑथराइज करेंगे कि आप इनकी ओथ दिलाओ तो आपको लेना पड़ेगा। एज जो है आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी मेंबर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज 25 होना चाहिए। अगर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो आपका मिनिमम एज जो है 30 होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये लोकसभा के केस में भी है और ये राज्यसभा के केस में भी है। इसके अलावा ही मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की मदद से कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है वो दिया है। और वो क्या क्या है, अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि अपर हाउस में मेंबर बनना है, मस्ट बी एन इलेक्टोर फॉर एन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट, आप उस स्टेट के वोटर होने चाहिए, जाहिर सी बात है, ठीक है। टू बी क्वालिफाइड फॉर गवर्नर्स नॉमिनेशन ही मस्ट बी अ रेसिडेंट इन द कंसर्न स्टेट, उस स्टेट में आप रिसाइड कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि केरला के किसी भी पर्सन को उठा के मैंने बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर बना दिया, ऐसा नहीं है। अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी एन इलेक्टोर फॉर एन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट, उस राज्य में आपको अगर एमएलए बनना है किसी भी राज्य का तो उस राज्य का होना जो है आपको वोटिंग अधिकार जो है वहां का मिला हुआ है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे मेंबर जो है दिल्ली में आके एमपी एमएलए बनते हैं, बट वो जो है उन किसी और स्टेट के होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो वोटर हैं दिल्ली में तो उनको अधिकार है, वो बन सकते हैं। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट के लिए ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई सीट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व किया गया है तो उसी के मेंबर जो है उस पर चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। कोई जनरल कैटेगरी का या फिर ओबीसी कैटेगरी का जो है उस पर लड़ नहीं सकता है, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स के हैं वो जनरल सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 174 में सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन सेम होगा, समन करने का पावर जो वहां पे प्रेसिडेंट को दिया जा रहा था ये सारी चीजें यहाँ पे गवर्नर को दिया जाएगा। Summoning, the governor from time to time summons each house of the state legislature to meet, यानी कि समन करने का पावर यहाँ पे किसको है, गवर्नर का। मैक्सिमम गैप जो होना चाहिए 2 सेशन के बीच में कितना होना चाहिए, कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ, ध्यान रखिए, कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। इसका ये मतलब हुआ कि साल में कम से कम 2 बार आपको मिलना ही पड़ेगा, और बहुत सारे सिटिंग्स होते हैं, सारी चीजें, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो समन करने का पावर आपको ध्यान रखना है गवर्नर, और मैक्सिमम गैप कितना, कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स, ये भी ध्यान रखना है, यानी कि 2 बार आपको मिलना ही पड़ेगा, 2 टाइम्स। ये कंसेप्ट हमने देखा था एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट जो होता है वो जो भी सीटिंग चल रहा है उसके वर्क को सस्पेंड कर देता है फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम, मतलब आपने बताया है 1 घंटे, 1 दिन या फिर 1 वीक के लिए। जबकि कॉन्सेप्ट जो एडजर्नमेंट साइन डाई है वहां पे ड्यूरेशन आपने नहीं बताया है, तो फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड जो कि 10 मिनट का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, 1 दिन का हो सकता है। ये दोनों पावर जो है यानी कि एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई का पावर जो है वो किसके पास होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। उसके बाद होता है प्रोरोगेशन,
जैसे ही हाउस को एडजर्नमेंट साइनेडाई कर दिया है तो बिजनेस ऑफ सेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। कुछ दिन के बाद गवर्नर जो है एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं और वो नोटिफिकेशन किसका होता है? प्रोरोगेशन का। तो प्रोरोग करने का पावर जो है किसके पास होता है? गवर्नर के पास होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल को। ये तो हुआ सेशन कंप्लीट होने के बाद जो है आपने नोटिस जारी कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन जब कोई हाउस सेशन में है उस टाइम भी जो है प्रोरोगेशन जो है इशू कर सकता है गवर्नर, यानी कि सेशन में भी प्रोरोग किया जा सकता है और सेशन खत्म होने के बाद भी प्रोरोग किया जा सकता है। अनलाइक एन एडजर्नमेंट, अ प्रोरोगेशन टर्मिनेट अ सेशन ऑफ द हाउस। जैसे कोई बजट सेशन है, उसको आपने प्रोरोग कर दिया तो वो खत्म हो गया। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का पावर किसके पास है? ये भी गवर्नर के पास होगा। तो डीपी का पावर जो है गवर्नर के पास है और एडजर्नमेंट साइनेडाई जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास होता है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो परमानेंट हाउस है। ये ध्यान रखना है पहली बात। तो सिर्फ और सिर्फ आप लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको डिसॉल्व कर सकते हो। जो प्रोरोगेशन है वहां पे क्या होता है? एक सेशन को एंड हो जाता है, सेशन जो चल रहा है उसको खत्म कर दिया जा सकता है। लेकिन डिसोल्यूशन जो होता है दैट एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेशन था, सारी चीजें वो कंप्लीट रूप से उसका अंत ही हो जाता है, मतलब भंग हो जाता है। उसके बाद आपको नया हाउस कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब कि डिसोल्यूशन के बाद आपको एक फ्रेश इलेक्शन कराना पड़ता है। तो यहाँ पे हाउस की एग्जिस्टेंस जो है वहां पे डिसोल्यूशन के बाद खत्म हो जाती है। जबकि प्रोरोगेशन में क्या होता है? हाउस एग्जिस्टेड रहता है, बस वो सेशन जो है उसको उस टाइम के लिए एंड कर दिया जाता है। जब हाउस डिसॉल्व होता है तो जो बिल होते हैं उनके साथ क्या होता है? तो कोई भी बिल है जो कि पेंडिंग है असेंबली में, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, चाहे वो ओरिजिनेट हुआ हो वहां पे, चाहे उसको काउंसिल से ट्रांसमिट किया गया हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल से आया हो, तो वो लैप्स कर जाएगा। किसी भी बिल को असेंबली ने पास कर दिया गया है और वो काउंसिल में है तो वो भी लैप्स कर जाएगा। इन दोनों मैटर पे देखोगे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने अपने हाथ लगाया हुआ है, तो ऐसे बिल जो है लैप्स कर जाते हैं। कौन से लैप्स नहीं करते हैं? कोई ऐसा बिल है जो कि काउंसिल में पेंडिंग है, मतलब इसमें हाथ नहीं लगाया है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने, तो उसको लैप्स नहीं होगा वो। अ बिल पास्ड बाय द असेंबली, अगर कोई यूनिकैमरल है या फिर बाई कैमरल है तो दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है और ये प्रेसिडेंटियल या गवर्नर एसेंट के लिए जो है वहां पे पेंडिंग है, वो लैप्स नहीं करेगा। यानी कि दोनों हाउसेस ने अपने हाथ अलग कर लिया है। अब जो है ये पावर गवर्नर के पास पहुंच गया या फिर प्रेसिडेंट के पास कर पहुंच गया है, तो यहाँ पे डज नॉट लैप्स। पहले केस में देखा हमने काउंसिल में पेंडिंग है, यानी कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उन्होंने अपना हाथ लगाया ही नहीं है, तो ये भी लैप्स नहीं करेगा। तीसरा क्या क्राइटेरिया? अ बिल पास्ड बाय द असेंबली, अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, यूनिकैमरल बाइकैमरल, बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस डज नॉट लैप। जब प्रेसिडेंट जो है किसी मैटर को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिए हैं तो वो लैप्स नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखें। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं हम। विच इज द अपर चैम्बर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया? अपर चैम्बर जिसको एल्डर हाउस भी कहते हैं, जिसको परमानेंट हाउस भी कहते हैं, हाउस ऑफ एल्डर, परमानेंट हाउस, अपर चैम्बर, इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ विधान परिषद, यानी कि यहाँ पूछ रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रोविजन जो है हमने देखा आर्टिकल 171 में है। 169 में एबोलिशन और क्रिएशन है, ध्यान रखिएगा, एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट प्रोविजन जो है 171 में, सुपर इंपॉर्टेंट, दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। द प्रोविजन फॉर क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट इज इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किस में है? 169 में है, लेकिन प्रोविजन जो है 171 में। और 6 ऐसे राज्य हैं, जैसे मैंने बोला आपको कैसे याद रखना है, अब्बू, केटीएम या फिर बुआ, केटीएम, जैसे याद रख सकते हो आप। ए फॉर आंध्र प्रदेश, बी फॉर बिहार, यू फॉर उत्तर प्रदेश, के फॉर कर्नाटका, टी फॉर तेलंगाना, एम फॉर महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट? तो लेजिस्लेटिव असेंबली का 170 में, 170 में देखा हमने। व्हाट इज द राइट मेथड टू एस्टैब्लिश और कैंसिल द सेकंड चैम्बर इन स्टेट? यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पे। प्रोपोजल इन हाउस ऑफ द पीपल विथ सिंपल मेजोरिटी, नहीं। प्रोपोजल इन लेजिस्लेटिव असेंबली विथ सिंपल मेजोरिटी, नहीं। प्रोपोजल इन लेजिस्लेटिव असेंबली विथ फुल मेजोरिटी, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की बात हो रही है। फुल मतलब स्पेशल।
along with law passed by parliament. तो ये स्टेटमेंट जो है सही है. In any state of India, legislative council can be created or can be abolished by the president on the recommendation of the governor of the state. नहीं, the parliament as per resolution passed by the legislative assembly of the state. ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है. अगर ये नहीं होता, कुछ और होता, तो ये सही हो जाता बी. बट यहाँ पे बेस्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा है? सी है. बहुत ही प्यारा सवाल है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट एबोलिश्ड? तो वो हाउस कौन सा है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहां पे पार्लियामेंट को पावर है आर्टिकल 169 के मदद से वो उसको एबोलिश भी कर सकती है जहां पे है, और क्रिएट भी कर सकती है जहां पे नहीं है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट. हाफ नहीं, 1/3 था. तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है. द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट्स एज द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट. क्या गवर्नर नॉमिनेट करते हैं? नहीं. ये जो है आर्टिकल 182 में देखेंगे हम कि जो भी चेयरमैन होगा, डेप्यूटी चेयरमैन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो उसको हाउस जो है वो चूज करती है. इस पार्टिकुलर पर्सन को जो है हम अपना चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन बना रहे हैं. अनलाइक राज्यसभा, राज्यसभा में चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल? कहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? तो महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में नहीं है. तो ये सही हो जाएगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट एग्जिस्ट? महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, बिहार में है, राजस्थान में नहीं है. इनके अलावा आंध्र में है, इनके अलावा तेलंगाना में है, और इनके अलावा यूपी में. What can be the maximum number of members in the legislative assembly of a state in India? तो कितना हो सकता है? 500 हो सकता है. और मैक्सिमम किसमें? 403 है यूपी में. और मिनिमम कितना होगा? 60. ये संविधान में लिखा गया. लेकिन गैस स्टेट के लिए यानी कि गोवा, अरुणाचल और सिक्किम का 30 रखा है हमने. मिजोरम और नागालैंड में 40 और 46 रखा है हमने. According to Article 170 of the Indian Constitution, the minimum and maximum strength of the members of Legislative Assembly in state can be respectively कितना हो सकता है? तो 60 और 500. Who conducts the state assembly election? तो स्टेट असेंबली इलेक्शन हो या फिर जनरल इलेक्शन हो, जो लोकसभा इलेक्शन, कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. या फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, या फिर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, या फिर राज्यसभा का इलेक्शन हो, ये कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है. What is the minimum age limit prescribed for the membership of legislative assembly? legislative assembly के लिए कितना है? 25 साल. और 30 साल किसका है? legislative council. एटीन ईयर्स वोटिंग एज है आपका. पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज का मेंबर बनने के लिए आपका 21 साल होना मिनिमम क्राइटेरिया है. हु प्रोरग्स द विधानसभा ऑफ द स्टेट? तो कौन प्रोरग करता है? गवर्नर. Consider the following statement. The legislative assembly of each state shall consist of not more than 450 members chosen by direct election from the territorial constituency in the state. 450 था? नहीं, 500. तो पहला स्टेटमेंट गलत है. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislative assembly of a state if he or she is less than 25 years old. यानी कि मिनिमम एज जो होना चाहिए कम से कम 25 होना चाहिए. तो दूसरा स्टेटमेंट सही है. तो बी ओनली. तो आज के टॉपिक को हम यहीं एंड करते हैं. और ये अशोका ट्री का थीम है, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिस पे हम काम करते रहेंगे. टाटा, सी यू.